जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं, फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क पेपर, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल पैटर्न जो रहेगा वही रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जिसका भी एग्ज़ाम अभी 15 जनवरी को है या उसके बाद है, उनके लिए सबसे ये बेस्ट पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर में जितने सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को आपको लगाने हैं और देखने हैं कि इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कितना क्वेश्चन आपने करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी जो क्वेरी है तो आपके सामने में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से यहाँ पर देखना है कि आपका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि आप एग्जाम में आ जाएं। तो यहाँ पर बुक एंड ऑथर से आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है आप लोग नोट जरूर बनाना। देखिए नोट बनाओगे तभी आप रिवीजन कर पाओगे, हर बार तो आप क्लास नहीं देख पाओगे, इसीलिए आप इसका नोट जरूर बनाना। आके अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने में है, चार नदियों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर जो है, ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका स्टैटिक जीके से है, तो स्टैटिक जीके से भी एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं होते हैं और लगभग 90% ऐसे है पेपर हैं जो आज तक हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से आए ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन है। और ये कहाँ पर स्थित है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सुंदरबन हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। सबसे पहले तो इंडिया में है ये, और इंडिया में जो है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगाएं क्योंकि सामने एग्जाम है और एग्जाम में कितना परफॉर्म करेंगे आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक टेस्ट लगाएं। तो हमारा जो ये 45 सेट का जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो कि आपका 199 का है, वो भी ले सकते हैं। ये सारे पीडीएफ में है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। आप अपने आप को फुल्ली टेस्ट कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपके सामने में चार कंट्री का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा भारत। इंडिया जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला भी क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए हमारा देश जो आता है ये एशिया में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट जो है ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। अगर ये पूछता कि इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो आप बोलते हैं थार रेगिस्तान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है एशिया का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके और जीएस से मिलेंगे। ठीक है, आर्मी क्लर्क सिलेबस में आपका जो 5 क्वेश्चन आता है जीके से और 5 क्वेश्चन जीएस से आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से दो विभिन्न आवेशों के बीच बल कौन सा बल होता है। देखिए दो विभिन्न आवेश जो होता है उनके बीच का जो बल होता है वो कौन सा बल काम करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब का आकर्षण बल। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है, क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है।
ठीक है ना, कूलाम का आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि संलयन अभिक्रिया प्रारंभ में करने में क्या सहायक होता है। देखिए यहाँ पर यह क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। देखिए फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने में जो आपका हेल्पफुल होता है वो क्या होता है, क्या लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, या लाइट, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए हाई टेम्परेचर से क्या होता है, तो आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने में आपका हाई टेम्परेचर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, निम्नलिखित एक यौगिक का एक उदाहरण है। देखिए यौगिक का एक उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन देख लीजिए। और जब देखेंगे यौगिक यानी कि आपका कंपाउंड का जो एग्जांपल है, यहाँ पर H2SO4 CaCO3 एंड NaCl जो क्या है, सारे ये क्या आपका एक कंपाउंड ही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का जो वर्क होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपके सामने में फिर से 4 ऑप्शन आ चुके हैं और ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन को आप आराम से पढ़ लीजिए और आंसर देने में बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पैसेंस बनाए रखना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, अगर पैसेंस बनाकर नहीं जाएंगे एग्जाम में तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, एक्सर्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ चुका है कि हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हार्मोन आर यूज्ड। हार्मोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसमें किस तरह इसका यूज किया जाता है। तो आपके सामने में फिर से 4 ऑप्शन है और आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि मेटाबॉलिक कार्य करने में आपका हार्मोन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में 5 क्वेश्चन जीके के थे, 5 क्वेश्चन आपके जीएस के थे और इसके बाद जो आपका आने वाला है 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं। देखिए जब तक मैं सॉल्व करूंगा मैथ के क्वेश्चन को तब तक आपको अपना आंसर सॉल्व करना है और यहाँ पर आंसर देना है। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन क्या है कि 800 का कितना प्रतिशत 200 है। 800 का कितना प्रतिशत 200 है। तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और सॉल्व करके अपना आंसर टिक लगा कर रखिए। देखिए मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूँ कि 800 का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, एक तरह से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर मैंने गुना कर दिया, यानी कि वॉट परसेंट इक्वल टू 200। अब यहाँ पर 800 इंटू वोट के बदले मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, x अपॉन में 100। ठीक है, इक्वल टू 200। अब देखिए यहाँ पर 100 मैंने काट दिया, यहाँ पर 8 बचा यहाँ पर। अब 8 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा। 800 का अगर 25% निकालेंगे, 800 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 200 निकल जाएगा। तो 25% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये छोड़ दीजिएगा, नुकसान लॉस छोड़ दीजिएगा, यानी कम है ये, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, कम है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक 990 रुपया में बेचता है, यानी कि सेल करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 990 रुपया क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक 10% के लाभ पर और दूसरा 10% की हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं के लिए लाभ या हानि का संयुक्त प्रतिशत कितना है। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। देखिए उसके पास 2 प्रोडक्ट है, 2 वस्तुएं हैं। देखिए पहले को भी 990 में बेचता है और दूसरों को भी कितना करता है, 990 में बेचता है। तो पहला जो बेचता है उस पर उसको 10% का लाभ मिलता है और दूसरा जो बेचता है उस पर उसको 10% की हानि होता है। तो कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि हुआ वो कितना हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिले ना, इसका आपको शॉर्ट कोड ट्रिक एक अपनाना है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, ये क्वेश्चन देखना है, डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज देखना है कि परसेंटेज क्या कह रहा है। देखिए लाभ होगा तो आप प्लस का यूज करेंगे, यानी कि प्लस 10%। ठीक है, और यहाँ पर हानि हुआ है ना, उसको माइनस करेंगे, माइनस 10% करेंगे। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 10 गुना में 10 बटा में 100।
कहने का मतलब क्या है, 10 ये है और 10 ये है और नीचे में 100 आपका कॉमन रहेगा ही रहेगा। क्लियर। अब ऐसा करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लॉस या प्रॉफिट। अगर आपका इतना करने के बाद आंसर अगर माइनस में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और आंसर प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और माइनस है, दोनों सेम ही है ना, ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब देखिए माइनस बचा है ना, माइनस कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, यानी क्या बचा आपका, एक बचा ना। देखिए आपका आंसर आया माइनस में आया और ये एक आया, यानी कि -1%। -1% क्या है आपका, लॉस हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही डायरेक्टली बनाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कई तरह से बना सकते हैं। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप या यूनिटरी मीटर जो होता है एक एक नियम उससे बना सकते हैं। आप लोग किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में चैप्टर के अकॉर्डिंग में बनाता हूँ इसको, तो कैसे बनाऊंगा, देखिए सबसे पहले भाई देखिए उसका पहले क्या आपको यहाँ दूरी पूछ रहा है ना, डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए आपका डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम होता है ना, स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो आपको स्पीड तो आपको पता नहीं है आपको, लेकिन टाइम पता है आपको। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ ताकि और भी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, एक बार देख के बिना कोई फॉर्मूले के बना सकते हैं, लेकिन तभी मैं फॉर्मूले के साथ चल रहा हूँ यहाँ पर। देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो यहाँ पर होता है डिस्टेंस बड़ा अपन में क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया गया, 36 किलोमीटर बटा में 1 घंटा दिया गया है। अब देखिए ये जो आपका स्पीड आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आपको क्या निकालना है, सेकंड दिया है ना, तो मीटर पर सेकंड में ना, इसको 5/18 से भाग लगा दीजिए। देखिए 18 दूना में 36, 5 दूना में 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया ना। आप टाइम दिया 1 सेकंड, 1 सेकंड ना, 1 से गुना करेंगे, यानी कि डिस्टेंस निकालने की दूरी निकालने क्या करेंगे, स्पीड 10 है और टाइम 1 है, डायरेक्टली क्या 10 गुना में 1 कर देंगे, तो आपका 10 तो आंसर आ ही गया ना। एक तो एक तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं बिना कोई फार्मूले का बनाता हूँ तो कैसे बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे 1 घंटा दिया है ना, आपको निकालना 1 सेकंड में ना, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। देखिए 60 मिनट हो जाएगा, या फिर अगर सेकंड में बात करूँ तो यानी कि इतना 60 से गुना करना पड़ेगा ना। देखिए 1 घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे और मिनट को सेकंड बनाने के लिए इतना करेंगे, यानी कह सकते हैं कि 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। क्लियर। या आप इतना सेकंड में कितना दूरी चलता है, 36 किलोमीटर है ना। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर को आप मीटर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 36 किलोमीटर है ना, तो 36 को 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 36,000 किलोमीटर बन जाएगा ना। यानी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में निकालेंगे इतना सेकंड में इतना किलोमीटर, तो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर, तो 36,000 बटा में 3600 काटेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। वैसे भी आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व आसानी तरीके से कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 साल में 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 1331 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। देख कुछ अमाउंट था जो उसको इन्वेस्ट किया गया, उस इन्वेस्ट किया गया किस पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया। उसका रेट और परसेंट कितना है आपका, 10% है और 3 ईयर के लिए किया गया है। तो 3 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाता है, वो अमाउंट बढ़कर 1331 हो जाता है। तो वो अमाउंट कितना था आपको ये पता करना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100 अपॉन में एन होता है, यानी कि टाइम होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए आप ए क्या होता है, अमाउंट होता है जो आपको ये दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। पी जो क्या होता है, प्रिंसिपल ये आपको दिया नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा है। रेट भी दिया गया आपको 10%, और एन यानी कि टर्म कितना दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 3 ईयर, तो आपको दिया ही गया है ना। आप डायरेक्टली फॉर्मूले पर इसको बैठा दो। अब कितना हो जाएगा, ये 1331 इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल ऐसे छोड़ दो, 1 प्लस में 10 अपॉन में 100 अपॉन में 3 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे, 1331 दिया ही गया है, बराबर में कितना हो जाएगा, 10 10 के 100, 10 से कम 10 और एक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी आपका p इंटू में 11 बटा में 10 पार में 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखियो 1331 बराबर में p इंटू में 11 गुना में 11 गुना में 11 बटा में 10 गुना में 10 गुना में 10। अब ये सोचो मैंने कहाँ से लाया ये चीज़, 10 दिया गया ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 बार है ना, तो ये 3 बार गुना है। देखो इसमें ये गुना हो जाएगा, ये गुना नहीं होगा।
अब देखिए 11 11 11 गुना करेंगे तो 13 से 31 हो जाता है, तो एक बार कट ही जाएगा ये। अब बटा में कितना, कुछ नहीं, एक है, और नीचे में कितना 10 10 10 1000 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा, पी से गुना करें में एक में तो पी रहेगा, और 1000 गुना करेंगे 100 तो कितना रहेगा 1000, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो बिना को सॉल्व किए हुए। देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया इतना ना, चक्रवृद्धि मूलधन इतना दिया गया ना, तो इसका मूलधन क्या होगा, इससे तो कम ही होगा ना, इससे तो कम ही होगा। देखिए इसका मूलधन कितना, क्या इतना हो सकता है, कभी नहीं होगा। अगर इतना अगर मूलधन होता है तो इसका अमाउंट बढ़ के और ज्यादा हो जाता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप इसका अमाउंट बढ़ के ज्यादा हो जाता, ये भी नहीं होता, इसका अमाउंट बढ़ के ज्यादा हो जाता, ये भी नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वैसे भी कर सकते थे। अब आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा ना, बोर्ड मास का रूल पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है आपको, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपका स्मॉल ब्रैकेट का सबसे छोटी कोष्ठ का काम करना है। छोटी कोष्ठ में भी सबसे पहले आपको भाग का काम, फिर आपका यहाँ पर जोड़ का काम करना है, पहले डिवाइड का फिर प्लस का काम करना है। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इतना का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 इक्वल टू 2 है यहाँ पर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसको मैंने इतना इतना कर सकता हूँ ना, यहाँ प्लस तो प्लस ये वाला है ही आपका, प्लस ये वाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बटा में 1 कर लीजिए, एलसीएम कितना 2 हो जाएगा, 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा। यानी इतना का मतलब कितना हो गया, इतना का मतलब कितना हो गया 3/2 हो गया। क्लियर। अब जहाँ पर गुना दिया गया है ना, यानी कि 1/3/2, अगर मैं इसको 1 को भागा गुना में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाता है ना, तो 2/3 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2 1 2 3 2/3 हो जाएगा। यानी कि अब ये मैं इसको हटा के, मैं अगर मैं इसको हटा के मैं इतना हटाकर मैं अगर मैं लिखूंगा तो 1 प्लस में 2 में मुझे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भागा था यहाँ पर। अब इसको मैं 1 कर दूंगा तो कितना, 3 1 3 2 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा ये। क्लियर है। अब 5/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इतना बटा कितना हो गया, 5/3 हो गया। अब यहाँ भागा दिया गया है तो कितना हो जाएगा, ये 5/3 है, 3/में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मैं इतना करता हूँ तो, क्योंकि भागा गुना में जाएगा तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब यहाँ पर 1 दिया गया ना, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 1 है तो 5 1 5 3 8 कितना होगा, 8/5 होगा कितना। अब इतना मैं कम करूँ कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ भागा दिया गया ना, तो भागा क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा, तो ये उलट जाएगा, यानी कि 8/5 कितने बदल जाएगा, 5/8 में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व करा है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने सॉल्व करा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर समझ में नहीं आता आप लोगों को तो आप अलग अलग सॉल्व करिए। आप समझ लीजिए पहले इतना है ही नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इतना सॉल्व आकर के आएगा ना, इसको यहाँ लिखिएगा, फिर आपको इतना सॉल्व करना है, इतना आ जाएगा, इतना सॉल्व करना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, द्विघात समीकरण इतना को आपको यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर, ठीक है, ये आपको माइनस यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसका योग निकालना है। देखिए यानी कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस में 6x है, प्लस 2 है, बराबर में 0 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पर है, इसका कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स को हटाकर -6 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है मूलों का योग क्या, मूलों का योग क्या होता है, सम क्या होता है, तो -b/में ए होता है। देखिए -b, तो बी का वैल्यू कितना है, -6 है ना, तो अंदर में -6 हो जाएगा, बटा में ए का वैल्यू 1 है, तो 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6/1, यानी काट कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसी बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, तो आगे उम्मीद करिए इसी पैटर्न पर आगे भी आपके आ सकते हैं। एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर या दिया गया है, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने भौतिकी पढ़ाते हैं, क्लियर, कितने भौतिकी पढ़ाते हैं।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए एक आप फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं फार्मूला डायरेक्टली यहाँ नोट करवा देना आपको। n इक्वल टू m, मैं कैसे मानता हूँ, m यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है। और यहाँ पर भौतिकी है, इसको मैं फिक्स मान लूँगा। और ये यूनियन कहलाता है, देखिए u है ये, ठीक है, यूनियन। और यहाँ पर p मैं कर देता हूँ, ये p यानी कि फिजिक्स है, इक्वल टू n, कितने हैं आपके जो ओनली आपके मैथ पढ़ाते हैं, प्लस में कितने हैं जो आपका ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और माइनस में क्या कर दूंगा, जो कितने हैं ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो दोनों पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर n और यहाँ पर m, इंटरसेक्शन ये कहलाता है, क्या है, इंटरसेक्शन, ये आपका p। या देखिए यहाँ पर यूनियन मतलब कि कुल कितने हैं और कितने दोनों हैं, ये कॉमन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन से कहेंगे इसको हम, और इसको क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए ये कितने थे, टोटल 20 थे ना, तो मैं 20 कर दिया मैंने। अब मैथ पढ़ाने वाले कितने थे आपके, यहाँ पर दिया गया है 12 थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 12 कर दूंगा, माइनस फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं वही आपको पता करना है। तो n, ये फिजिक्स मैं छोड़ देता हूँ, इक्वल माइनस में अब कितने हैं यहाँ पर जो दोनों पढ़ाते हैं, 4 है ना, तो मैं इसके बदले में क्या करूँगा, मैं 4 यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए 20 बराबर में 12 और माइनस में ये घटा कितना 8 हो जाएगा ना, यानी कि 8 प्लस में n और p। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस तरफ आएगा ना, ये घट जाएगा ना, तो यानी कि फिक्स पढ़ाने वाले कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20 माइनस में 8 यानी कि 12, तो 12 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, जो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूला है और अब एग्जाम में आने की संभावनाएं रहेंगे, तो इसी पैटर्न पर आने की संभावनाएं रहेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 1 2 3 4 का अनुपात में है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का बीच का अंतर कितना है। देखिए अनुपात से हम समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो अगर 1 और -4 अंतर कितना का है, 3 का अंतर है ना, ये तो मैं समझ गया। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब 360 डिग्री में आप डायरेक्टली क्या करना, गुना अंतर 3 है ना, तो 3 कर लीजिए अंतर, बटा में क्या करना 4, 3 और 3 6 4 10, ठीक है। अब जीरो में काट दूंगा, यहाँ पर 108 हो जाएगा, काट के 108 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका देख लीजिए यहाँ पर पाई में दिया गया वैल्यू, तो पाई में जब वैल्यू दिया गया है तो 108 किसका निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है पता है ना, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 180 बटा में 5 करूंगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा, काटे इसको, गलत हो जाएगा। अब दो पाए 3 है यहाँ पर ना, 2 पाए अपॉन 3, 2 गुना में 180 बटा में 5, 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15, 5 के 36 गुना में 72, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 पाए 5 है, तो 3 गुना में 180 बटा में 5। अब देखिए यहाँ काटूंगा, यहाँ पर 5 काटूंगा तो 36 या 108, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि पाई की वैल्यू 180 होता है ना, अब यहाँ रख के देख लीजिएगा, काट के आपको 108 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इतना आंसर निकालने के बाद भी आपका वैल्यू पाई में था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पाई में दिया गया है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। जब आप समझते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोना का योग 360 होता है, तो कह सकते हैं कि 2 पाई कह सकते हैं ना, तो 2 पाई अंतर कितना है, तो यानी कि 1 और 4 में अंतर 3 का अंतर है ना, 3 बटा में 4 3 7 2 9 1 10 बटा में 10, ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर, तो काट लीजिएगा 2 पंचे 10, यानी कि पाई 3 अपॉन में 5, तो ऑप्शन नंबर ये कितना सी में दिया गया था ना, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। अब आगे आ जाइए, एक वर्ग के दो विकर्णों के बीच का कोण, देखिए एक वर्ग दिया गया है, दो का जो विकर्ण होता है ना, ये जो कोण होता है कितना का कोण होता है, तो ये आप याद कर लीजिए 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। देखिए दो विकर्णों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी डायरेक्टली। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि, देखिए बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा होता है ना, और देखिए ये ऐसा गोल होता है ना, ये गोल ऐसे गोल होता है ये, ठीक है। अब आधार कैसा है उसका, वृत्ताकार होता है ना। आधार की परिधि दिया गया, इतना दिया गया है, इसकी ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है, तो बेलन का आयतन कितना होगा ये आपको पता करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, इससे आप लोग आर निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा, आर निकाल लीजिएगा, आर यानी कि त्रिज्या निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर ये तो वृद्धि है ना, यानी कि 2 पाई आर दिया गया आपको, 2 पाई आर कितना दिया गया है, 13.2 मीटर दिया गया आपका। तो कह सकते हैं कि 2 इंटू में 22 में 7 गुना में आर बराबर में
13.2। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाऊंगे नीचे में 10 आ जाएगा। देखिए 11 से कटोगे 11 11, 11 दूना 22, 12, 11 दूना 22। अब कोई कट रहा है, 2 दूना में 4, तिया 12, 3 और 7 या 21, ये 7 और तिया 21 हो जाएगा, बटा में 10 है। कह सकते हैं कि आर बराबर में 2.1 मीटर हो जाएगा। आर का वैल्यू निकल गया आपको, और आपको हाइट भी दिया गया। आपको अभी हाइट दिया कितना, 20 मीटर दिया गया ना, याद करिए 20 मीटर दिया गया आपका, ठीक है। आपको क्या निकालना है, तो आपको इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, इसका आयतन। आप देखिए आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए मेंसुरेशन में जितने सारे फार्मूले हैं ना, आपको याद करके जाने। अगर फार्मूले याद नहीं रहेगा तो आप मेंसुरेशन में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इस बात का गारंटी है। इसीलिए फॉर्मूले कम से कम आपको याद करके जाने हैं। कई बार आप एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछ लिया जाता है। देखिए 22 बटा में 7 गुना में आर स्क्वायर, आर कितना है 2.1 इंटू में 2.1 आर स्क्वायर है, और एस दिया गया है 20। अब देखिए जीरो से उठाएंगे 0 हो जाएगा, 0 उठाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो दिया गया है क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो आपको सेंटीमीटर में लास्ट ले निकालना है आपको। देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। सॉल्व करके निकालोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। इतना आप लोग कर लीजिएगा, इतना सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और इसका थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए था। वैसे आज मैथ के भी क्लास आने की संभावनाएं हैं। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। तो एक कंप्यूटर में आपको डर लग रहा है ना, तो कंप्यूटर का जो हमारा 50 रुपये का ई बुक है, तो अभी भी जिसका भी एग्जाम 15 जनवरी को है ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ आप ये ले लीजिए। सबसे बेस्ट आपका आर्मी क्लर्क के लिए है, और ये रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया है। याद कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और शाम में जो कंप्यूटर क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी करिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावनाएं बन जाएंगे आपके। इसके अलावा आप सीट लगाना चाहते हो ना, तो 45 सीट जो हमारा अभी भी है वो ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो हमारा वीडियो कोर्स है जिसका एग्जाम अभी आने वाला है वो ले सकते हैं, और जिसका भी अब एग्जाम बाकी है। अब देखिए चांसेस ऐसे हैं कि मे भी हो सकता है कि पहले रिटर्न भी हो सकता है, कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस पर भी कोई मुहर नहीं लगाए हैं, ऑफिशियली ये बात नहीं है। मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में, पहले इस क्लास को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करने, लिखने और परीक्षण करने और बनाए रखने वाले को क्या कहा जाता है। देख कंप्यूटर प्रोग्राम को जो डिजाइन करता है, राइट करता है, टेस्ट करता है, उसको जब मेंटेन करता है उसको क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रोग्रामर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आइटम जैसे नाम और पते को जाना जाता है, नाम पते को किस नाम से क्या जाना जाता है। क्या उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, इनपुट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या फिर डाटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे रिकॉर्ड कहा जाता है। देखिए नेम एड्रेस को क्या है, रिकॉर्ड है ये सब, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्द, इसमें से कौन सा शब्द है का अर्थ कंप्यूटर के किसी भी घटक से जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक है, वो किस वर्ड के नाम से जाना जाता है, उसे कौन सा वर्ड है। क्या उसे बूट स्ट्रैप कहा जाता है, या फिर कॉर्निस कहा जाता है, या फिर रिसोर्स कहा जाता है, या फिर सोर्स कोड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। रिसोर्स से कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, रिसोर्स कहा जाता है। यानी कि रिसोर्स का अर्थ क्या होता है, किसी भी घटक से जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है उसे रिसोर्स कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वेब पेजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है। देखिए वेब पेज को देखने के लिए, देखिए यहाँ पर 99% बच्चों का आंसर करेक्ट आना चाहिए। जिसका भी एग्जाम 15 जनवरी को है ये क्वेश्चन पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ब्राउजर। देखिए कंप्यूटर से डरिएगा नहीं, कंप्यूटर जो होता है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 5 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 मार्क का आता है, तो आपको 20 मार्क कम से कम आने ही चाहिए आपके एग्जाम में, तभी आपका मेरिट में नाम आ पाएगा। अगर आप क्वेश्चन जितना आप कंप्यूटर का छोड़ोगे उतने आपका डर बना रहेगा, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चन करके आने हैं।
ये स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया इसका डी आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी फिर से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि गणना करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय लेने की प्रणाली है, यानी कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग कैलकुलेशन एंड हैज़ अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम। किस चीज़ के लिए? डिसीजन लेने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जब देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, जो कि ALU का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह से अभी हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं। अब अगले सेक्शन भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप क्लास मिलते रहेंगे, रेगुलर क्लास मिलते रहेंगे, या पेड कोर्स हो या यूट्यूब हो, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहना। और सभी बच्चों को बता देना है कि क्लास आना स्टार्ट हो चुका है। पहले कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैंने क्लास बंद कर रखा था। अब ये प्रॉब्लम लगभग कम हो चुका है ये चीज़, इसीलिए अब आप क्लास मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने में जो बेस्ट से बेस्ट कोर्स है आर्मी क्लर्क के लिए, स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए हमारा ई बुक है, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ आप 1+ डिफेंस एकेडमी का आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर ओपन करके 1+ डिफेंस एकेडमी आप लोग टाइप करिएगा, आपको ये मिल जाएंगे। वहाँ आपको दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। दोनों कोर्स को खुद से ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।